अब नीट 2015 पेपर 1 का ये क्वेश्चन करते हैं. अ वायर कैरिंग करंट I has the shape as shown in adjoining figure. Linear parts of the wire are very long and parallel to x-axis, while semicircular portion of radius r is lying in yz plane. Magnetic field at the point O is. तो ये है, इसकी बात हो रही है. एक वायर है, ये एक वायर पूरा, और इसमें करंट है I. उसके ये दो सेगमेंट्स, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट ये वाई जेड प्लेन में है. ऐसा बताया हुआ है आर रेडियस का. हमको ओ पर फील्ड निकालनी है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, तीनों सेगमेंट से अलग अलग फील्ड निकालनी पड़ेगी और उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहां पर वेक्टर में वो पूछा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ओ पर. और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्स की डायरेक्शन में यदि कोई फील्ड आती है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर आई कैप लगाएंगे, वाई के साथ जे कैप, और जेड में आती है तो के कैप लगाएंगे. इस तरह वेक्टर एडिशन हमको करना है यूनिट वेक्टर्स के साथ में, ये ध्यान रखेंगे. उसके अलावा फॉर्मूले कौन से लगेंगे यहाँ पर, कौन से हैं फॉर्मूले रेलेवेंट. तो एक तो ये स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला पहले याद लाएं हम. V इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ये जनरल फॉर्मूला है. और जब ये सेमी इनफाइनाइट वायर होता है, क्योंकि हमसे कहा है कि ये लॉन्ग है, किसी लॉन्ग कंडक्टर के एक एंड के सामने हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट. उस समय एक एंगल 0 और एक जाता है. साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1. यानी फील्ड हम जो यूज करेंगे इन स्ट्रेट पार्ट्स के लिए वो ये होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी. 2I बाई डी नहीं लगाएंगे. एक तो ये फॉर्मूला हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी. दूसरा हमको जरूरत पड़ेगी सेमी सर्कल के लिए. तो जैसा अपन ने पहले क्वेश्चन में एक बार डिस्कस किया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई अल्फा I बाय आर याद लाएं. अल्फा होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, वो पाई लेंगे, पाई I बाय आर. और डायरेक्शंस के बारे में तो आपको मालूम है, इसमें हम राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. इसके लिए हम वो हाफ ओपन्ड राइट हैंड पाम लगा देंगे. तो अब हम सॉल्व इसको कर सकते हैं. अब बताओ इससे यहां पर फील्ड कितनी होगी. तो इसको इस तरह होल्ड कर लेंगे, इस तरह होल्ड कर लेंगे. ये 3D फिगर है, ध्यान देंगे 3D फिगर है. तो ऐसे होल्ड करेंगे तो फील्ड जा रही है अंदर, और अंदर मतलब Z की नेगेटिव डायरेक्शन में. ये इस सेगमेंट से फील्ड आएगी. होगा उसका मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. करंट तो I है, डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये भी R होगा, I बाय आर ये आएगा. और डायरेक्शन होगा Z का नेगेटिव, यानी K कैप विद नेगेटिव साइन. ये आई फील्ड सेगमेंट 1 की. अब इसकी फील्ड निकाल लेते हैं इसकी. तो इसको इस तरह होल्ड करना पड़ेगा. तो फिर फील्ड कहां आएगी, अंदर, और अंदर मतलब Z की नेगेटिव डायरेक्शन में. तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय आर, ये भी K कैप के साथ आएगा विद नेगेटिव K कैप. और अब ये सेमी सर्कल की बात करें. सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सेमी सर्कल के लिए यहां पाई I डालना है. वैसे जनरल फॉर्मूला तो अल्फा I बाई होता है, अल्फा I बाई आर. हम पाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सेमी सर्कल है. तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई I बाय आर. और डायरेक्शन तो ऐसे सोचेंगे, इस तरह उसे होल्ड करेंगे तो अंदर जाएगी एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस आई कैप. ये आई तो करंट का है, और आई कैप भी आएगा साथ में नेगेटिव साइन के साथ. अब बस इनका एडिशन जो है वो ये वेक्टर एडिशन ही हो रहा है, और वही आंसर हो जाएगा. तो क्या करना चाहिए, तो इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर तो सब में से कॉमन आ रहा है, बल्कि यहां नेगेटिव दिख रहा है इसलिए नेगेटिव लेकर देखते हैं. नेगेटिव बाहर करेंगे तो यहां क्या आएगा, K कैप प्लस K कैप यानी 2K कैप. और ये भी पॉजिटिव में आएगा पाई I कैप, यानी पाई I कैप प्लस 2K कैप. ये इसका आंसर होना चाहिए. हमें चेक करते हैं.
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर विद नेगेटिव साइन पाई आई प्लस 2k कैप, पर इसमें माइनस नहीं है, यहां आए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर पाई आई प्लस 2k, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के और क्वेश्चंस आया करते हैं जिसमें सर्कुलर सेगमेंट्स और स्ट्रेट कंडक्टर्स, उनको उनके सुपरपोजिशन से हमको फील्ड निकालना होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी सवाल आता है, इसको हेयर पिन प्रॉब्लम कहते हैं, यहां फील्ड पूछते हैं, सेमी सर्कल से फाइंड करो, इससे फाइंड करो, इससे फाइंड करो, फिर उनका वेक्टर एडिशन, या फिर कोप्लेनर करंट कैरिंग लूप्स का सवाल आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नीट 15 का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, एक इलेक्ट्रॉन r रेडियस की सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मेक्स n रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब क्या दिया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, n रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो एक सेकेंड में। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होगी, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से करंट कंस्टिट्यूट होगा, मतलब ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, और करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर फील्ड हम जानते हैं B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आए, तो n तो 1 हो जाएगा, करंट I अपॉन रेडियस r। अब इसमें परेशानी क्या है, हमको I नहीं पता, बस I यदि पता लग जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से करंट कितना कंस्टिट्यूट हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सोचें कि करंट होता क्या है, करंट मतलब होता है चार्ज पास्ड अपॉन टाइम टेकन। इस क्रॉस सेक्शन पर सोचें कि यहां से कितना चार्ज पास होता है, E, इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, E पास होता है हर बार कितने समय में, कैपिटल T में, हर बार कैपिटल E टाइम में E चार्ज पास होता है, यानी ये करंट कंस्टिट्यूट होगा, और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, यानी En, 1/t इज n, तो En करंट इसमें कंस्टिट्यूट हुआ है, इसकी वैल्यू बस यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई की जगह डाल देंगे एनी अपॉन r, ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, बस आ गया आंसर, म्यू नॉट एनी अपॉन 2r, इतना फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा सेंटर पर, म्यू नॉट एनी अपॉन 2r, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब नीट 2014 का क्वेश्चन करते हैं। 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड right angle to each other such that one is above other and O is their common point। दो लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स दिए हैं AOB एंड COD, इनको राइट एंगल पे रखा है, above each other and O is their common point। यहाँ थोड़ी एम्बिग्यूटी है, एक दूसरे के ऊपर का मतलब तो ये हुआ कि इस तरह रखे हैं, वो एक वायर ऐसा है तो दूसरा इस तरह रखा है, फिर कॉमन पॉइंट कहाँ से हुआ, तो यहाँ थोड़ा सपोजिशन आपको लगेगा। ये वायर हमने मान लिया ये है सपोज AOB, इस तरह रखा हुआ है, 3D फिगर बनाएंगे तो आपका इमेजिनेशन अच्छा आप कर पाएंगे। तो ये दूसरा वायर COD और O उनका कॉमन पॉइंट, और यहाँ इंसुलेशन है, मतलब इनके करंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, द वायर्स कैरी I1 एंड I2 करंट्स, पॉइंट P लाइंग एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम O, इस O से D डिस्टेंस पर, along a direction perpendicular to plane containing the wires। मान लो ये XY प्लेन है जिसमें ये वायर्स लाई कर रहे हैं, या इसको हम YZ प्लेन कह सकते हैं, तो X डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हमको, कितनी दूरी पर, D डिस्टेंस पर। यहां कोई पॉइंट है इन दो वायर्स से परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर। ये 3 डायमेंशनल फिगर मैंने बनाया है, ये दोनों वायर्स परपेंडिकुलर है, इस तरह से ऐसे हैं वो, और ऐसे जाना है आगे हमको D डिस्टेंस पर। हमको यहां पर बताना मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको लॉन्ग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/D। तो इस पहले वायर से कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं पहले, 2I1
अपॉन डी, और दूसरे वायर से कितनी होगी, COD से 2I2/d। ये दोनों फील्ड्स। अब इनके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए इस वायर की केवल बात करें तो इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर यहां हमको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इसको इस तरह से होल्ड कर लेंगे राइट हैंड से। इस तरह की होंगी लाइंस, इधर से बाहर आती, इधर से भीतर जाती। टेंजेंट की डायरेक्शन मतलब यदि ये है y में तो z की डायरेक्शन में वो फील्ड होगी, हमको इसके पैरेलल उसको ड्रॉ कर देना चाहिए। हालांकि आपको पेपर में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पर छोटा सा ऐसा आप फिगर बनाएंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे, और इस सवाल को करने के बाद वैसे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। अब इस वायर से कैसा, तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे, वो फील्ड होगी नीचे की तरफ, मतलब ही y की नेगेटिव डायरेक्शन में, इससे पैरेलल हमको यहाँ उसे ड्रॉ कर देना चाहिए। ये है फील्ड AOB ने प्रोड्यूस की हुई और ये है COD ने प्रोड्यूस की हुई। ये दोनों फील्ड्स कैसी हैं, क्योंकि हमने कहा आपसे कि ये Z डायरेक्शन में है, ये Y डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है पर है 90 डिग्री, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। और 90 पर यदि दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर, उनका एडिशन और उसका रूट, इस तरह से ये आ जाएगी हमारे पास में रिजल्टेंट फील्ड। रेस्ट इज मैथ्स, फिजिक्स खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, μ0/4π स्क्वायर्ड, μ0/4π स्क्वायर्ड अंदर कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आने पर वो ऐसा दिखेगा μ0/4π। सिमिलरली 2^/d², 2^/d² अंदर ही अंदर कॉमन, बाहर आने पर वो हो जाएगा 2/d। अंदर क्या बचेगा, I1² प्लस I2², और उसका रूट, और रूट को हम पार हाफ लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ पर, 2 से 4 को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ बचेगा μ0/2πd इंटू I1² प्लस I2² रेज्ड टू दी पावर हाफ। ये रिजल्टेंट फील्ड होगी और यही इसका आंसर है। आंसर ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं, 2014 में ही आया हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये नीट 14 का प्रॉब्लम करते हैं। When a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic fields in the room are. तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें दो सिचुएशंस हैं। किसकी बात हो रही है, चार्ज पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन। तो ये भूलना नहीं है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। पहली सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, इस प्रोटॉन को जब किसी रूम में रेस्ट से रिलीज किया तो वो a0 एक्सेलरेशन से मूव करने लगा टुवर्ड्स वेस्ट। ये पहले केस में, पहली सिचुएशन में। और फिर नेक्स्ट क्या बोला कि जब इसी प्रोटॉन को v0 वेलोसिटी से नॉर्थ में प्रोजेक्ट किया, v0 वेलोसिटी से नॉर्थ में प्रोजेक्ट किया, तब वो 3a0 एक्सेलरेशन से चलने लगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमको बताना है उस रूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है, ये हमको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो पहले ये सोचें कि पहली सिचुएशन में जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो भले ही दोनों फील्ड्स मौजूद हों, पर उसके ऊपर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कहां आएगा, फोर्स आएगा, प्रोटॉन है क्योंकि, तो फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स आएगा प्रोटॉन के ऊपर। और एक्सेलरेशन यदि वेस्ट में है यानी फोर्स वेस्ट में है, और फोर्स यदि वेस्ट में है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेस्ट डायरेक्शन में ही काम कर रही है। तो इस लॉजिक से अपन आगे बढ़ सकते हैं। मान लो ये हैं वो डायरेक्शंस, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। कॉपी पे काम करते समय या बोर्ड पे काम करते समय हमको डायरेक्शन ऐसी सपोज करनी चाहिए। तो पहले ही समझ लें कि बोर्ड से बाहर परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड कहेंगे इसे, और बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगी इस सिचुएशन में।
क्योंकि हम यहां बना रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड में नॉर्थ साउथ करेंगे तो फिर वो वर्टिकली अप दिखता भी है और हम बोलते भी हैं, पर यहां इसे कहना है वर्टिकली अप, क्योंकि उसी की टर्म्स में आंसर आगे बताए हुए हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब मैंने आपको जैसा कहा था कि प्रोटॉन को यदि रेस्ट से छोड़ा और यदि वो वेस्ट में जाने लगा ए नॉट एक्सेलरेशन से, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स है और इधर फोर्स है ना, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मिल गई। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें, तो फोर्स कितना आएगा प्रोटॉन पर, उसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये फोर्स अपॉन मास, तो ये एक्सेलरेशन आ गया ए नॉट। और इसी को सॉल्व करें तो हमको फील्ड मिल जाएगी। फील्ड कितनी होगी, एम ए नॉट बाय ई के बराबर। और कहां पर होगी, तो ये होगी वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मसला तो खत्म हो गया। एम ए नॉट बाय ई वेस्ट, एम ए नॉट बाय ई वेस्ट, यानी इन दोनों में से कोई सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसने क्या कहा कि जब इसी प्रोटॉन को नॉर्थ में प्रोजेक्ट किया, मतलब इधर कहीं प्रोजेक्ट किया नॉर्थ में वी नॉट से, तो एक्सेलरेशन 3a नॉट इधर हो गया। 3a नॉट एक्सेलरेशन से यदि वो मूव करने लगा है इधर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कंट्रीब्यूट कर रही है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन 3a नॉट है, तो 3a नॉट यदि इधर मिल रहा है तो नेट फोर्स भी इधर है, एक मैग्नेटिक भी और एक इलेक्ट्रिक भी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमको पता हो गया था ई, और ये यदि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से, यानी फील्ड भी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही काम कर रही होगी, फोर्स क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मैंने इसलिए कहा कि उसमें ई वी भी साइन थीटा में थीटा 90 ले लेंगे। तो ई वी कितना है उसका, वी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड मान लो है बी, ये आ गया नेट फोर्स जो वेस्ट में लगेगा अपॉन प्रोटॉन का मास, और ये गिवन है हमें 3a नॉट के बराबर। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले m को उधर ले जाएं, तो ये 3m a नॉट हुआ, और इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे m a नॉट, तो ये बचेगा e v नॉट b, और वो जो मैंने कहा m a नॉट यहां डालेंगे उसको ट्रांसपोर्ट m a नॉट, तो ये हो गया 2m a नॉट इक्वल्स टू e v नॉट b। तो यहां से b कैलकुलेट होकर आ गया हाउ मच, 2m a नॉट अपॉन e v नॉट के बराबर। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहां दोनों में ही दिख रही है। अब हमको डायरेक्शन फिक्स करनी है उसकी, तो ऑप्शन तो ए या बी करेक्ट है। अब हम अप या डाउन पता करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। प्रोटॉन कहां जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी मिडिल फिंगर से, फोर्स थंब से, यानी ऐसा करना पड़ेगा हाथ को, इंडेक्स फिंगर बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर आ रही है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, करंट नॉर्थ, ये क्या है फोर्स, थंब वो वेस्ट है, तो ये इंडेक्स फिंगर बता रही है फील की डायरेक्शन, तो वो है डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। यही इसका करेक्ट आंसर है। अब 2013 का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientations। और ऐसी ही कुछ बातें यहाँ पूछी हुई हैं, तो हमको याद आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टाउ का ये फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, मैग्नेटिक मोमेंट उस लूप का इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इनटू नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट है, m और b का क्रॉस प्रोडक्ट टाउ के बराबर होता है, यूनिफॉर्म फील्ड का फॉर्मूला है। पर यहां जो बात लिखी है एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यहां तक तो ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो टॉर्क तो काम करता है। इन ऑल ओरिएंटेशंस ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि m क्रॉस b, एम बी साइन थीटा होगा उसका मैग्नीट्यूड, और थीटा के 0 या 180 होने पर टॉर्क काम नहीं करेगा इन दो ओरिएंटेशंस में, यानी हर ओरिएंटेशन में टॉर्क काम करता है, ये बात गलत है, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, तो 1 नहीं होते हैं, 2 ओरिएंटेशंस होते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, 0 और 180, तो ये भी गलत है।
कैन बी एन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। ये भी गलत है क्योंकि उसमें से एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन बोथ ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल अदर इज अनस्टेबल। ये सही बात लिखी हुई है क्योंकि जीरो के करस्पॉन्डिंग थीटा जब जीरो होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 180 के करस्पॉन्डिंग होता है अनस्टेबल, यानी ये ऑप्शन सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं AIPMT 2012 का ये प्रॉब्लम। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r आर लाइंग कोसेंट्रिकली with their planes at right angles to each other. The current flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड B की बात हो रही है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं कभी कभी। और यहां लिखा है टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r, तो वो कॉइल्स नहीं लूप्स हैं सिंगल टर्न वाले, क्योंकि इसमें n जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर सर्कुलर भी नहीं लिखा है, मानना पड़ेगा सर्कुलर कॉइल्स हैं या सर्कुलर लूप्स हैं। और सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड कितनी होती है, μ0/4π 2πn, n तो 1 हो गया है, I बाय उसका रेडियस r, ये होती है फील्ड। अब वो दोनों कॉइल्स रखी कैसी हैं, राइट एंगल्स पर रखी हुई हैं और कोसेंट्रिकली, उनके सेंटर कॉमन है, मतलब एक यदि वर्टिकली है तो एक हॉरिजॉन्टली है। इस तरह से वो दो कॉइल्स रखी हुई हैं, ये एक कॉइल हो गई और दूसरी कॉइल इस तरह से रखी हुई है। ऐसी हैं वो दो कॉइल्स, एक हॉरिजॉन्टली, ये मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया है, मान लो ये x है ये z है, तो ये वाली कॉइल है xz प्लेन में और ये वाली कॉइल है yz प्लेन में। ऐसी ये दो कॉइल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, रेडियस r है, एक में करंट I है, मान लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें करंट है 2I। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको चाहिए क्या है यहाँ पर फील्ड, सेंटर पर फील्ड चाहिए, इनके कॉमन सेंटर पर फील्ड चाहिए। तो हमको क्या मालूम है कि मान लो हम फील्ड निकाल रहे हैं यहां से देखते हुए और कुछ नहीं भी करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि कॉइल के सेंटर पर फील्ड कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। यदि एंटी क्लॉक करंट दिखता है तो बाहर आती हुई, साउथ दिखता है तो अंदर जाती हुई। अब यदि ये वर्टिकली प्लेस्ड है, हम यहां पर निकाल रहे हैं फील्ड, ये वर्टिकली प्लेस्ड है तो उसकी फील्ड होगी सेंटर पर उससे परपेंडिकुलर, यानी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और ये कॉइल यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो उसकी फील्ड होगी वर्टिकल। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्शन वायरेक्शन पूछा नहीं है। ये दो वेक्टर्स होंगे और इनके वेक्टर एडिशन के बराबर ही होगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इसमें करंट हमने I सपोज किया है, इसका नाम रख देते हैं हम 1, तो B1 कितना होगा, μ0/4π 2π I अपॉन उसकी रेडियस R, ये होगी यहां फील्ड। और इस दूसरी कॉइल से ये इससे यहां पर फील्ड होगी इस तरह की, और वो कितनी होगी, μ0/4π 2π 2I बाय R के बराबर। रेडियस तो उसका बराबर है, कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा हो तो कर देंगे, ये पाई से पाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, बचता है μ0I/2R। और यहां आए तो ये पाई से पाई, ये 2 से 2 टाइम्स ये 4 कैंसिल आउट होता है, μ0I/R के बराबर। अब करना क्या है, ये दोनों वेक्टर्स हैं एक्चुअली, इन दोनों की करो स्क्वेयरिंग, दोनों का एडिशन और उसका रूट ले लो, हमको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें से μ0I और R स्क्वेयर्ड कॉमन आएंगे और बाहर आ जाएंगे, μ0I/R, ये सब कुछ बाहर। अंदर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा 1/2, μ0I/R स्क्वेयर्ड होकर बाहर आया, यानी यहां बचेगा 1/4 और यहां 1, यानी रूट के अंदर 1/4 + 1 बचेगा। इसको आगे सॉल्व करें तो μ0I/R एलसीएम लेंगे तो √5 और नीचे वो √4, वो 2 बन जाएगा, यानी μ0I √5/2R, इसको आंसर होना चाहिए μ0I √5/2R, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब
अब ये AIPMT 2012 की प्रॉब्लम करते हैं साइक्लोट्रॉन की। An alternating electric field of frequency nu is applied across the D's radius capital R of a cyclotron that being used to accelerate protons mass m. The operating magnetic field B used in cyclotron and the kinetic energy of proton beam produced by it are given by। तो आपको याद आया होगा साइक्लोट्रॉन में दो D's होती हैं, D शेप्ड की, इसलिए उन्हें D's कहते हैं। यहां वो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है और एंटर होता है अंदर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो ऐसे घूमता है सेमी सर्कल में। अभी सेमी सर्कल में उसे टाइम कितना लगेगा ये जानने के लिए याद लाएंगे EVB, V उसकी वेलोसिटी, EVB इज इक्वल टू mv²/r। ये अपना बेसिक इक्वेशन वो जो हमें पता था। अब टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड कितना होगा, T इज इक्वल टू होगा 2πr/v के बराबर। r/v यहां से वर्कआउट कर लो, ये एक v कैंसिल आउट हो रहा है, वेलोसिटी है ये, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेलोसिटी है। r/v होगा m/eb, यानी 2πm/eb। मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसका आधा समय इसको लगेगा चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में, इतना टाइम लगेगा, इसका हाफ यानी πm/eb। अब हमने बाहर से यहां जो ऑसिलेटर लगा रखा है, एक ऑसिलेटर लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको बताई है कि वो न्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो ऑसिलेटर लगाया हुआ है ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू है। अब हम चाहेंगे क्या कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो टाइम पीरियड कितना है 1/न्यू। हम चाहेंगे कि वो इसके साथ इन फेज हो। इन फेज होने के लिए जितने समय में ये प्रोटॉन अपना सेमी सर्कल पूरा करता है उसकी हाफ साइकिल पूरी हो जानी चाहिए, और हाफ साइकिल पूरी हो जाने के लिए उसे समय देना पड़ेगा 1/2 न्यू के बराबर, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, टाइम पीरियड 1/न्यू और उसका आधा, उसकी भी हाफ साइकिल पूरी हो जानी चाहिए। बस ये रिलेशन यदि आ गया है तो हमको यहां से वो जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगी। B इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2πm/न्यू फ्रीक्वेंसी अपॉन, मैं इसमें से वर्कआउट कर रहा हूं B को, अपॉन E के बराबर, इतनी फील्ड रिक्वायर्ड होगी वहां पर। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए, B और C। हमसे पूछा क्या था, B यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी। अब आगे काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², बस हाफ mv²। अब यहीं से वापस जाएं और वेलोसिटी निकाल लें, ERB/m, उसका स्क्वायर यानी E² R² ERB यानी B²/m²। ये काइनेटिक एनर्जी होगी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। उसके अलावा हाफ E² R²। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी में देख रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी है, B का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, यानी B को मुझे यहां एलिमिनेट करना है, इस B की वैल्यू को यहां पर रखना है स्क्वेयरिंग करने के बाद। तो इनटू ये m भूलेंगे नहीं, m भी है नीचे, देखेंगे बाद में, 2πm/न्यू अपॉन E का स्क्वायर यानी 4π²m² अपॉन E² और वो m, ये वाला ये आ गया। अब ये E² कैंसल आउट, ये m इस m से कैंसल आउट, और ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसल आउट। बस अब जो कुछ बच रहा है वो ही काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, ये 2, ये π², या पहले m लिख लेते हैं, 2m π², ये R², और वो न्यू²। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2m π² R² न्यू²। और ये R कैपिटल दिया हुआ था, उसने पहले कहा था कैपिटल R, डी का रेडियस कैपिटल R है, वहां कैपिटल R से शुरुआत कर सकते थे। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जो इस ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है, एंड सो द C इज करेक्ट आंसर। तो साइक्लोट्रॉन हो या कुछ भी हो, हम तो अपने बेसिक पे जाएं, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है।
बेसिक पे जाएंगे, उसी समय फॉर्मूला हम बनाएंगे और यूज कर लेंगे। इसको आप याद कर ही नहीं सकते, और याद हो जाए तो वो बात अलग है। बार बार करने के बाद आपको कोई फॉर्मूला याद हो गया है वो अलग बात है, उसको रटना नहीं है, उसी समय अपने बेसिक्स पर जाना है, फॉर्मूला तैयार करना और यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका ये प्रॉब्लम करते हैं। अ करंट कैरिंग क्लोज लूप in the form of right angled isosceles triangle ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB। AB की डायरेक्शन में एक फील्ड काम कर रही है, मान लो ये है वो फील्ड B, और उसमें रख दिया हमने करंट कैरिंग लूप। आगे क्या कह रहे हैं? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC, इस आर्म पर फोर्स F वेक्टर है, द फोर्स ऑन आर्म AC, इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो अब ये सवाल एक्चुअली एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? तो पहले ये समझे कि किसी एलिमेंट्री चार्ज कैरिंग कंडक्टर पर, एलिमेंट्री, उसके ऊपर कितना फोर्स काम करता है? तो वो होता है आईडीएल क्रॉस बी। एक्चुअली ये है फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का। ये एलिमेंट्री फोर्स है, और फोर्स चाहिए होता है तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल आईडीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यदि यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही होगी तो इसमें बी को तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रेट होगा, और उसमें भी आई नहीं होगा, आई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला है। और यदि स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में ये डीएल वेक्टर जो है वो पॉलीगॉन लॉ से निकाला जा सकता है। वो दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो और इनिशियल टू फाइनल एरो मार्क कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई कंडक्टर आपको मिला, सपोज उसमें इस तरह से एलिमेंट्स बनाओ, मैं ये दिखा रहा हूं, करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया है, इस पर फोर्स चाहिए। तो ये तो बड़ा अजीब सा है इसका शेप। तो हम करेंगे क्या? हमको इस शेप वेब से कोई मतलब नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करके इनिशियल टू फाइनल एरो मार्क कर देंगे। ये जो मिला यही है इंटीग्रल डीएल वेक्टर। ये छोटे छोटे जो बनाए मैंने डीएल बनाए हैं, और इन डीएल का ही ये इंटीग्रल, यानी ये लेंथ हमारे काम की होती है, वो यहां पर पुट करके हम सॉल्व करते हैं। अब यदि वो क्लोज लूप है, मान लो ऐसा नहीं है, ऐसा लूप है सपोज, और उसमें करंट इस तरह बह रहा है, क्लोज लूप, तो हमको मालूम है इस इंटीग्रल डीएल की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, फोर्स 0 हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई कि किसी भी क्लोज्ड लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। वही हाल यहां होगा। मान लो इसमें करंट इस तरह से बह रहा है सपोज, तब होगा क्या? अब ये क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, नेट फोर्स तो 0 हो जाना है। मतलब इन तीन आर्म्स पर अलग अलग जो फोर्सेस आएंगे उनका वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। अब उसमें से एक फोर्स हमको दे रखा है, हमको बताया है कि बीसी पर काम करने वाला फोर्स एफ है, और इस पर तो फोर्स काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको अभी हम ओपन करें, मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी बात करें तो ये तो लेंथ सीधी वाली लेंथ है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां लिख लेंगे एल वेक्टर, तो ये बन जाएगा IBL sin थीटा। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर होता है। और यहां पर बी और एल के बीच एंगल कितना है? 0, sin 0 0, यानी इस आर्म पर तो कोई फोर्स आएगा नहीं क्योंकि ये पैरेलल है। इसके ऊपर बताया है एफ फोर्स काम कर रहा है। मान लेते हैं कहीं भी, कहां काम करेगा वैसे निकाला जा सकता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आएगा बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। ये फोर्स काम कर रहा होगा किसके ऊपर? BC के ऊपर। और नेट फोर्स के 0 होने के लिए, अब देखो इस पर तो 0 हो गया है, इस पर फोर्स 0 है, इसके ऊपर F है, कैसा है? बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। और नेट 0 होने के लिए AC पर लगना पड़ेगा बाहर की तरफ। और उस पर यदि फोर्स बोला है जो भीतर लग रहा है बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, क्रॉस से दिखा देता हूं मैं इस फोर्स को, तो ये अंदर लग रहा है, तो इसके ऊपर ऐसा फोर्स आना चाहिए डॉट वाला।
और वेक्टर की टर्म्स में बोले तो माइनस एफ वेक्टर उसके ऊपर लगना चाहिए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, और इसलिए इसका आंसर माइनस एफ वेक्टर होगा। ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं 11 का। लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग along the same direction in a certain region। तो मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोला हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड्स हैं। If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the directions of the field। तो एक इलेक्ट्रॉन है और उसको प्रोजेक्ट किया है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, और इसको v वेलोसिटी से फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। E और B ये दोनों यूनिफॉर्म फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से फील्ड्स की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। हमको क्या बताना है? स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, विल टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, विल टर्न टूवर्ड्स राइट। तो सोचें कि अब दो फील्ड्स हैं तो फोर्स कितना होगा? वो लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा। नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए एक तो इलेक्ट्रिक ओरिजिन का ई वेक्टर प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी। अब ये तो काम करेगा नहीं, रीजन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है वी बी साइन थीटा, और थीटा कितना है? वेलोसिटी और बी के बीच में 0। तो मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक ओरिजिन का करेगा, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। यहां पर हमें माइनस साइन देना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स सिर्फ इतना ही है, कितना है? E इंटू ई के बराबर। और ये क्योंकि वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी इधर क्या है? एक्सेलरेशन, तो अपनी मोशन की डायरेक्शन में क्या है? रिटार्डेशन। इसका मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी ऑप्शन क्या होगा? स्पीड विल डिक्रीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब करते हैं अगला सवाल AIPMT 2010 का। A beam of cathode rays is subjected to cross electric and magnetic field. The fields are adjusted such that beam is not deflected. The specific charge of cathode rays is given by। एक्चुअली थॉमसन्स मेथड, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करने की। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका चार्ज अपॉन मास, चार्ज टू मास रेशो को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, और ये फाइंड किया था थॉमसन ने। इसी मेथड को कहते हैं थॉमसन्स मेथड। अब कैथोड रेस क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम प्रोड्यूस करते हैं किस तरह? डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में करते क्या है? एक मेटालिक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, दोनों के बीच हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर, और कैथोड से इमिट होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बीम ही कहलाती है कैथोड रेज। ये आपने पढ़ा हुआ है। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस EV हो तो E इंटू वी, ये एनर्जी वो गेन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन, और ये बराबर होता है हाफ mv² के, उसकी स्पीड। तो यहां से ये स्पीड आप कैलकुलेट कर लें सबसे पहले। तो v इक्वल्स टू हो गया 2e कैपिटल V बाय m। ये कैपिटल V वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एनोड कैथोड के बीच में। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्रॉस फील्ड से सेंड करते हैं। क्रॉस फील्ड से सेंड करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और दोनों से जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन पर वो इक्वल ऑपोजिट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं होती और वो अनरिफ्लेक्टेड चला जाता है। बेसिकली ये उसका प्रिंसिपल है। हम अभी उस पर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप तो पहली बात तो ये आपको समझ में आई कि ये है EV, ये पोटेंशियल एनर्जी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से गेन की, और ये होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये उसकी वेलोसिटी आ गई। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स कितना होगा उसके ऊपर? EE, और मैग्नेटिक ओरिजिन का होगा EVB। ये दोनों बराबर यदि हैं, इक्वल ऑपोजिट हैं, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो यहां से हम वो वेलोसिटी कितनी है जो अनरिफ्लेक्टेड रहे इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बात हो रही है। V कितना हो जाएगा? E बाय बी, और इस E बाय बी को हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको स्पेसिफिक चार्ज यानी E बाई M मिल जाएगा। आप यदि ये नहीं भी करते तो चल रहा था, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लगाते
वेलोसिटी निकालना हो तो ऐसा करेंगे, अदरवाइज v की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करके E बाई एम फाइंड आउट किया जा सकता है। तो E कैपिटल V इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, मतलब कैपिटल E स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो E बाई एम, तो E अपॉन m, बस अब बस इसको नीचे ले जाना है। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2b स्क्वायर इंटू कैपिटल V, और ये इसका आंसर होना चाहिए। E स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर v, E स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर b, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और आपको और कुछ जानना हो इसके बारे में तो आप थॉमसन्स मेथड पढ़ना। थॉमसन मेथड में आपको ये पूरी थ्योरी मिल जाएगी। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं। अ स्क्वायर करंट लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ लूप। मतलब ये एक स्क्वायर करंट लूप मान लेते हैं और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, और क्या आगे कह रहे हैं कि इसमें इसे टांगा गया है, सस्पेंड किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ लूप। मतलब इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसे सस्पेंड किया हुआ है। ये हो गई वो फील्ड और ये हो गया करंट लूप। इफ force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining 3 arms। तो थोड़ा सा विचार करें इसके ऊपर तो हमको ये मालूम है कि फोर्स कितना लगता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नीट्यूड में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर IBL sin थीटा। तो ये जो आर्म है, लेट अस कॉल इट MN OP। तो ये mn और mn की बात करें पहले, तो इसमें करंट कितना है I, और इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से कैसी पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी इसके ऊपर तो कोई फोर्स होगा ही नहीं। सेम इज ट्रू विद OP, 180 होने से इस पर, इन दोनों पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, बस फोर्सेस लगेंगे इन दोनों पर। और कैसे लगेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो होंगे इक्वल और ऑपोजिट। तो एक आर्म पे यदि हम F मान लेते हैं तो दूसरी आर्म पर उसे -F होना चाहिए, और ये इसका आंसर है। और ये सवाल कहां से आया हुआ है, तो ये गैल्वेनोमीटर में इसी तरह का काम हम करते हैं। उसमें लेते हैं एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर करंट लूप और उसको टांग देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर एक लूप को टांग देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, करंट पास करते हैं तो इन दोनों पर फोर्सेस आते नहीं, इन दो आर्म्स पर आते हैं और वो टॉर्क कंस्टिट्यूट करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर हो या कोई भी गैल्वेनोमीटर हो, डीसी गैल्वेनोमीटर, इसी प्रिंसिपल पर होता है। तो एक आर्म पर यदि F है तो दूसरी आर्म पर फोर्स होगा -F, और यही इसका आंसर है। अब करते हैं AIPMT 2009 का ये सवाल। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला is acting in y direction when the particle velocity is 2i plus 3j into 10⁶ meter per second s। तो ये न्यूटन देख के समझ में आ रहा है कि हमको फोर्स फाइंड करना है। और फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पर वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसमें चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो तो हमको फोर्स वेक्टर मिल जाएगा। तो अब पहले निकाल लें हम V क्रॉस B। V क्रॉस B ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। पहले वेलोसिटी को सोचें, ये है वेलोसिटी 2i प्लस 3j, तो ये i j k ऐसे लिख लेने चाहिए, और फिर इनके कोएफिशिएंट्स 2, 3 और 0। ये 10⁶ की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बाद में लाकर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको छोड़ें। V की बात खत्म, अब B की बात। B कहां काम कर रहा है, तो B है 2 टेस्ला y डायरेक्शन में, यानी 2j, यानी j के नीचे 2 लिख दें और इन दोनों को 0 बना दें, तो हमको ये क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक वेक्टर मिल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे, तो I के लिए सॉल्व करते समय इस कॉलम, इस रो को छोड़ देते हैं। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 इज ऑल्सो 0, तो आपने ध्यान से सुना होगा। फिर j लेते समय इसे छोड़ते हैं, इसे छोड़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये भी सब 0 हो गया। इसके लिए k के लिए काम करते समय इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, k तो लिखना है,
और इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी सीधे 4k आ गया बस, इंटू 10⁻⁶ ये आ गया हमारे पास में v क्रॉस b, और v क्रॉस b लाकर यहां पर पुट कर देंगे, हमको फोर्स मिल जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू, अब आ गया चार्ज रखने का समय, तो -2 माइक्रोकूलम ये रख देंगे। ये माइक्रोकूलम में आप रख रहे हो, इसको आप कूलम में रख सकते हो, -2 इंटू 10⁻⁻6 कर देता हूं मैं इसको, माइक्रोकूलम था ये कूलम में हो गया, इंटू 10⁻6 ये वाला, इंटू 4k कैप। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया -8k कैप। अब माइनस क्या बता रहा है, k क्या बता रहा है, z डायरेक्शन, माइनस बता रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन, और ये आंसर आया है न्यूटन में क्योंकि हमने SI में काम किया है, यानी होगा 8 न्यूटन का z डायरेक्शन में, 8 न्यूटन इन z डायरेक्शन। तो यहां तो दोनों ही हैं, 8 न्यूटन इन z डायरेक्शन, 8 न्यूटन इन z डायरेक्शन, तो इसमें से एक कुछ नेगेटिव z डायरेक्शन होना चाहिए था, तो आप देख लेंगे नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा, तो मैं इसको बना देता हूं इन नेगेटिव z डायरेक्शन, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, और इसे ही आंसर कहेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पर आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आना ज्यादा जरूरी है, आंसर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फिजिक्स में यदि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो न्यूमेरिकल्स तो बनेंगे। फिजिक्स में दो बातें, एक तो ट्रिक नहीं होती, ट्रिक जैसा कोई चीज फिजिक्स में नहीं होता, पहले दिमाग में यदि हो तो निकाल देना चाहिए फॉर्मूले। दूसरी बात यह कि फॉर्मूले हम रट नहीं सकते, आपको कॉन्सेप्चुअली करना चाहिए, फॉर्मूला उसी समय बनाना चाहिए, बहुत जल्दी बन जाता है। वो बात अलग है कि वो फॉर्मूले आपको याद हो गए कर करके, तो वो अलग बात। जैसे काइनेटिक एनर्जी हम डिराइव थोड़ी करेंगे, हमें मालूम है 12 mv² होती है, पर नए फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स करते समय फॉर्मूलों को हमें याद नहीं करना है, वो याद हो जाए तो बहुत अच्छा, मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सवाल 2008 का, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी T enters a transverse uniform magnetic field of induction B. After 3 seconds its kinetic energy will be. तो जैसे आप सुनेंगे कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी T से वो एंटर हो रहा है, तो हमको पता है वो सर्कुलर मोशन करता है, वो मोशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे तो स्पीड कांस्टेंट होगी, तो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो एंटर हुआ होगा उतनी ही हमेशा रहेगी, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी एंटरिंग के समय यदि T थी तो कितने भी वो चक्कर लगाए काइनेटिक एनर्जी T ही रहेगी, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी थ्योरेटिकल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अभी AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अ क्लोज्ड लूप PQRS कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन सेगमेंट्स PS SR and RQ are F1, F2, F3 respectively and are in the plane of paper and along the directions shown in the figure. The force on the segment QP. हमको इस पर फोर्स निकालना है, इस सेगमेंट पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। हमको मालूम है कि जब किसी क्लोज्ड लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 आता है, और नेट फोर्स यदि 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये चारों फोर्सेस, इसके ऊपर जो भी कोई फोर्स लग रहा है वो भी हम ले लें तो F1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर, प्लस F3 वेक्टर, प्लस F2 वेक्टर, प्लस वो अननोन मान लो X वेक्टर, इन सब का वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0। अब हमको ये पता है कि ये दिखाया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर्स मतलब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, और यदि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर होगा, पॉजिटिव डिफरेंस, लार्जर माइनस स्मॉलर, वो एक वेक्टर होगा। तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा वो वेक्टर, या फिर इधर मिलेगा, और ये तो है ही F2। पहले मैं इसमें से ये हटाता हूं, X वेक्टर कितना होगा आप बताइए, ये होगा, इन तीनों को उधर ले जाना पड़ेगा हमको, मतलब विद माइनस साइन F1 प्लस F3 प्लस F2। हमको चाहिए इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन, और फिर उसे माइनस साइन दे देंगे, माइनस साइन डायरेक्शन का होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इन दोनों का रिजल्टेंट
उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बोलें तो वो क्या होगा, तो वो होगा F3 माइनस F1 होल स्क्वायर, इन दोनों के रिजल्टेंट का। और ये उससे साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर यदि है ये दोनों वेक्टर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट और ये वेक्टर आपस में यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स के हमें स्क्वायर करने होंगे, ऐड करना होगा और उनका लेना होगा रूट। ये हमको मिलेगा रिजल्टेंट इन तीनों का, ये मिलेगा। और उसे एक नेगेटिव साइन दे देंगे तो इस पर काम करने वाला फोर्स मिल जाएगा। पर यहां बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की हो रही है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। और ये इसमें करेक्ट दिखाई पड़ रहा है, F3 माइनस F1 होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट। इसी तरह का यहां पर ये माइनस साइन लगा हुआ है, ये इसलिए वैलिड नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज द बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये AIPMT 2007 का सवाल है और इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं। अभी A beam of electrons passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic fields. If the electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electrons move. तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लो कि इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है कहीं पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, और किसी इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, जब ये यहां आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक ओरिजिन का एक फोर्स काम करने लगेगा। वो कहां, ऊपर, कितना, ई। अब मान लो साथ में इसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रही है और वो है मान लो क्रॉस की फील्ड। सपोज ऐसी फील्ड काम कर रही है बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, तो एक मैग्नेटिक ओरिजिन का भी फोर्स आएगा EVB, और वो कहां होगा, तो उसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये मिडिल फिंगर को मुझे इधर करना पड़ेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाना मतलब इक्विवेलेंटली वो उधर करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर तो उसके ऊपर इस अंगूठे की डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड्स एक फोर्स लग रहा होगा, और वो मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स होगा EVB के बराबर। और यदि ये दोनों इक्वल ऑपोजिट वेक्टर्स हैं तो हमने अभी पढ़ा था EE यदि EVB के बराबर होगा, दोनों फोर्सेस के बराबर होने पर ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। और कंडीशन ये होगी, वेलोसिटी होगी E कैंसिल आउट होकर वो E/B हो जाएगा। अब इस सवाल में बोला हुआ है हमसे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि स्विच ऑफ कर देंगे तो केवल क्या काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रॉन उससे परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन की कंडीशन हो जाएगी, EVB बराबर mv²/r, तो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ये सब तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, पर इसको हम थियोरेटिकली भी आंसर कर सकते थे। हम बोलेंगे कि जब दोनों मौजूद हैं और वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, वेलोसिटी में चेंज या स्पीड में चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि स्विच ऑफ कर देंगे, केवल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल चार्ज Q is moving in a circle of radius R with uniform speed v. The associated magnetic moment mu is given by। तो ये एक चार्ज पार्टिकल Q और v वेलोसिटी से या स्पीड v से वो इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है R रेडियस की सर्कल में, तो ये कंस्टिट्यूट करेगा एक करंट लूप, और करंट लूप है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए NIA, पर N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो करंट इनटू एरिया, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। पर हमको I मालूम नहीं, हमको Q और V पता है, तो हमको I फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। किसी समय यहां पर यदि हम देखें तो हर बार Q चार्ज कैपिटल T टाइम लेकर बार बार यहां से गुजरता है। जैसे अभी एक चार्ज Q गुजरा, अगली बार गुजरने में कितना समय लेगा, कैपिटल T, यानी हर बार कैपिटल T टाइम में Q चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार करता है। तो चार्ज पास अपॉन टाइम टेकन से करंट आ गया,
इसको हम लिख सकते हैं QFB, फ्रीक्वेंसी। और अब इसे लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल T या 2 पाई f। तो f को हम लिख सकते हैं, इस f को लिखा जा सकता है ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर। और अब ओमेगा को हम लिख सकते हैं v बाय r, यानी QV अपॉन 2 पाई r। ये फ्रीक्वेंसी आ गई और यहां पर उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे I की जगह। तो I हो गया QV अपॉन 2 पाई r और एरिया हो गया पाई r स्क्वायर्ड। तो ये पाई पाई कैंसिल, एक r कैंसिल होता है, ये हमारा आंसर आ गया QVR बाय 2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इसको याद रखा जा सकता है QVR बाय 2, और इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन।